Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is Quad. सो ग्रुपिंग्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, इसमें कुछ बताने की नीड है नहीं। काफ़ी सारी ग्रुपिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, चाहे वो प्री की बात हो चाहे वो मेंस की बात हो, स्ट्रैटेजी बेस्ड पार्टनरशिप्स जो होती हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो क्वाड क्या है? क्वाड आपको पता है, काफ़ी बार बताया है मैंने। इज़ अ ग्रुप ऑफ 4 नेशंस। क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल है ना, वैसे सोच सकते हैं आप, है ना। 4 पॉइंट्स 4 नेशंस। कौन कौन से? इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड इसकी 2025 की मीटिंग नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ जैसे कंटेम्प्रेरी इंडिया यूएस रिलेशन चले हैं उस वजह से, है ना, थोड़ा बहुत टेंशन जो भी है। और एक और होता है दैट इज़ वेस्टर्न क्वाड, या जिसको बोलते हैं आप I2U2, ठीक है। तो वो क्या है आपका? इंडिया, आई, 2 आई है ना, आई एंड आई, और 2 ही यू है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, है ना। इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई, है ना। तो ये क्वाड के बारे में आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो क्वाड ग्रुपिंग इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड I2U2 एस इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, है ना। वेस्ट एशिया की अगर मैं बात करूँ, है ना। नेक्स्ट इज NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, है ना। तो ट्राइब्यूनल आपको पता होने चाहिए क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज़ या ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स जब मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो ट्राइब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्राइब्यूनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होते हैं किसी स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम ऑफ सब्जेक्ट्स के लिए, जहाँ पे उस चीज़ के एक्सपर्ट्स भी होते हैं। जिस चीज़ पे होगा, जैसे कि एनवायरनमेंट पे हैं तो यहाँ पे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, है ना। एक्सपर्ट्स होते हैं प्लस जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, नॉन जुडिशियल, ये सब आपको पता होना चाहिए ना। तो ये बनाए क्यों गए हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल? मतलब कि कोर्ट्स पे जो बर्डन होता है हमारा, कन्वेंशनल कोर्ट्स, उन पे बर्डन कम हो। और अब अगर एनवायरनमेंट पे कोई डिसीजन लेना है तो अगर एक्सपर्ट्स होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, स्पेशलिस्ट होंगे उस फील्ड के। इसीलिए एक तो फास्ट ट्रैक करो और एक तो स्पेशलाइज्ड आपका रूलिंग हो, है ना, स्पेशलाइज्ड रूलिंग हो प्रॉपर एनालिसिस के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। और तीसरी जो खास बात है कि फास्ट ट्रैक मतलब कि आपको पता भी होगा NGT के पास जो भी केस आता है इनको 6 मंथ्स के अंदर वो डिस्पोज ऑफ करना होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो NGT वॉज एस्टेब्लिश, सबसे पहली बात NGT बना था बाय द पार्लियामेंट्री एक्ट, दैट इज़ NGT एक्ट ऑफ 2010, है ना, 2010। अच्छा, ये आपको पता ही होगा, इसमें मुझे बताने की नीड है नहीं वैसे, कि 2 तरह की बॉडीज़ होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जिसके लिए आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने काफ़ी सारे पढ़े होंगे, जैसे अगर ECI की बात करूँ, आर्टिकल 324 ECI, है ना। और आपका मैं बात करूँ NCST, NCSC, ये सब चीज़ आपको पता होंगी, है ना। जैसे कि आपका NCSC 338, है ना। एंड आपने फाइनेंस कमीशन पढ़ा होगा, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। आपने GST काउंसिल पढ़ा होगा, है ना, जो आपका अमेंडमेंट से आया था, तो आर्टिकल 279 कैपिटल A, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल है उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, और जिनके लिए आपका मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नहीं है बट पार्लियामेंट के लॉ से बना है, उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी, या मतलब जो लीगल बॉडीज़ होती है ना। तो अब मैं आपसे यहाँ पे अगर बात करूँ तो NGT वॉज एस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट, है ना। तो ये होगी एक स्टैट्यूटरी बॉडी, समझ आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, है ना। एज पर द NGT एक्ट केसेज शुड आइडियली बी डिस्पोज ऑफ विद इन द 6 मंथ्स। यहाँ से मेरे को एक मतलब आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन आया है, दैट इज कि आपको बताना मुझे जोनल काउंसिल जो होते हैं, आर दे कॉन्स्टिट्यूशनल और आर दे स्टैट्यूटरी? प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है एक बार, आपको पता होना चाहिए, है ना। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल है तो आर्टिकल नंबर बताइए, और अगर स्टैट्यूटरी हैं तो आप मुझे बताइए किस एक्ट के अंडर आते हैं और कितने जोनल काउंसिल्स हैं इंडिया में, है ना, कौन कौन से किस एक्ट से आते हैं ना। ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता है। नेक्स्ट इज NGT। तो NGT के जो चेयरपर्सन होते हैं उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि NGT के चेयरपर्सन या तो सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, समझ आता है, या तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और मेंबर्स क्या हो सकते हैं कि आपका चीफ जस्टिस या नॉर्मल जज ऑफ हाई कोर्ट, है ना। ये समझ आता है,
ठीक है। अच्छा, ये कोई भी हो सकते हैं, मतलब कि ये सर्विंग भी हो सकते हैं और रिटायर्ड भी हो सकते हैं मेंबर्स जो हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, द चेयरपर्सन इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, एंड जुडिशियल मेंबर्स आर चीफ जस्टिस और जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सर्विंग और रिटायर्ड बोथ, है ना। नेक्स्ट इज CAQM, काफ़ी बार बता चुका हूँ। CAQM क्या है? CAQM आपका है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना। और ये आपका बना था अंडर द एक्ट दैट इज CAQM एक्ट ऑफ 2021। तो ये भी क्या हो गई, एक स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, स्टैट्यूटरी। ये क्यों बनी थी? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर लाइक कोऑर्डिनेशन एंड लाइक टू ओवरसी द एफर्ट्स टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी एंड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द एयर पॉल्यूशन एंड स्पेसिफिकली अप्लाइंग द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रैप सुना होगा आपने ना, मैं बताता हूँ इसके बारे में, मैंने काफ़ी बार बताया है। इन किस किस रीजन्स में? दिल्ली NCR एंड सराउंडिंग स्टेट्स। स्टेट्स कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, ठीक है। तो CAQM का काम क्या है? जो भी एयर क्वालिटी या एयर पोल्यूशन को ओवरसी करना, किस रीजन में? दिल्ली NCR और साथ साथ उनके आसपास के स्टेट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो CAQM वाज एस्टेब्लिश अंडर द CAQM एक्ट ऑफ 2021, है ना। और CAQM करता क्या है? देखो, CAQM करेगा आपका एयर क्वालिटी को असेस करेगा, फिर उस हिसाब से अगर एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो कुछ एक रिस्पांस प्लान बनाता है जिसको बोलते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। ग्रेडेड मतलब कि इसमें ग्रेड्स होते हैं कि लेवल 1 प्लान, लेवल 2, लेवल 3, मतलब कि जैसे जैसे एयर पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो वो लेवल को बढ़ाते जाएंगे कि इस प्लान को अप्लाई करते हैं। प्लान अप्लाई करने में क्या होगा? कुछ सर्टेन एक्ट्स लिए जाएंगे कि व्हीकुलर जो मूवमेंट है उसको कुछ प्लान किया जाएगा, या आपका कुछ इंडस्ट्रीज़ पे कुछ मतलब कोई प्रोटोकॉल लगाए जाएंगे, मतलब किसी तरह के एक्शंस लिए जाएंगे सर्टेन, है ना। किसी तरह की कंडीशंस लगाई जाएंगी पूरे एरिया में, है ना, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन पे। तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान क्या है? रिस्पांस मतलब कि रिस्पांस टुवर्ड्स द एयर पॉल्यूशन, जो इन्होंने असेस करा एयर क्वालिटी, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, है ना। तो GRAP ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपका 4 लेवल्स होते हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए GRAP में कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसमें आप CAQM इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाइंग ग्रैप इन दिल्ली NCR एंड अजॉइनिंग स्टेट्स। स्टेट्स के नाम आपको पता होने चाहिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी। नेक्स्ट, UAPA 1967। इसके बारे में तो आप आए दिन पढ़ते होंगे, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करना। तो अनलॉफुल एक्टिविटी होती क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो एक तरह से हार्म कर सकती है इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब कि इंडिया की जो टेरिटरी है ना, कि कहाँ से कहाँ तक इंडिया फैला हुआ है, उसको जोड़ के रखना है, उसको बोलते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि सारे इंडिया के सारे पार्ट्स एक साथ जुड़े हैं। हार्म करना मतलब कि फूट डालना, अलग तोड़ना, या ऐसे कि कोई पार्ट मतलब कि इंडिया से अलग करवाओ, कुछ ऐसे ऐसी मेंटेलिटी है ना। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हार्म करता है अगर कोई एक्ट, तो उसको अनलॉफुल बोलते हैं। या फिर सोवरेनिटी, सोवरेनिटी, हम सोवरेन है, सोवरेन मतलब कि खुद की चीज़ें खुद डिसाइड करते हैं सारी चीज़ें, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और एक तरह से खुद पे हम डिपेंडेंट है, खुद का नेशन वैसे होना चाहिए ना, कि मतलब हमारा जो भी मैकेनिज्म है नेशन को चलाने का वो खुद पे आता है, मतलब खुद पे एजेंसी है ना। तो ये सारा होना चाहिए। तो अनलॉफुल एक्टिविटी वो होती है। अब अनलॉफुल एक्टिविटी की ये तो डेफिनेशन है, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी कौन डिक्लेयर कर सकता है कि ये वाली एक्टिविटी जो है ये अनलॉफुल है, या इस पर्सन ने ये अनलॉफुल एक्टिविटी करी है? तो वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द मीन्स ऑफ ऑफिशियल गैजेट कैन डिक्लेयर एनी एक्टिविटी एज अनलॉफुल, ठीक है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गैजेट में, जो उनका ऑफिशियल गैजेट होता है, उसमें अगर नोटिफाई कर दिया कि ये एक्टिविटी अनलॉफुल है, तो फिर उस एक्टिविटी को करने पे आप पे UAPA लग सकता है, ठीक है। UAPA की खास बात क्या है? जैसे आपने NSA पढ़ा होगा, सिक्योरिटीज़ एक्ट 1980, ठीक है, NSA पढ़ा होगा, PMLA पढ़ा होगा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फिर आपने AFSPA पढ़ा होगा, ठीक है, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, जो आपका नॉर्थ ईस्ट में होता है। इन सब में क्या है कि ये कुछ स्पेशल तरह के, जैसे UAPA भी, ये कुछ स्पेशल तरह के ऐसे लीगल प्रोविजंस है जहाँ पे अगर एक बार मतलब आप पे कोई एक्यूजिशन लग गया और आपको कस्टडी में ले लिया गया, तो बेल बहुत टफ होती है, ठीक है। बिकॉज बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? जनरली मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है, तो जो एक्यूज होता है, एक्यूज मतलब जिस पे
एक्यूजिशन है कि उसने क्राइम करा है, तो स्टेट जो है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट जो है, उसके काउंसिल क्या करते हैं, ये प्रूव करने का बर्डन स्टेट के ऊपर होता है कि इसने क्राइम किया है, ठीक है। स्टेट को एविडेंस प्रूव करवाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है एज द पार्ट ऑफ स्टेट, है ना, ये सब चीज़ें। तो लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर आपको बोला गया कि आपने कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी करी है और आपको डिटेन कर लिया जाए, तो फिर स्टेट को जरूरत नहीं है प्रूव करने की, फिर आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा दैट यू आर इनोसेंट। समझ आता है? तो यहाँ पे उल्टा होता है कि इनोसेंट बंदा जो है उसको खुद की इनोसेंस खुद प्रूव करनी पड़ेगी, स्टेट को इसमें कोई दिक्कत नहीं, उसने बस डिटेन कर लिया, काम खत्म। जनरली क्या होता है कि कोई भी क्राइम हो तो स्टेट को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लेके उस क्राइम को जो भी हुआ है एविडेंस के साथ प्रूव करना पड़ता है, तभी बंदे को आगे पनिशमेंट मिलती है, जो भी है ना आपका। तो यहाँ पे उल्टा है, तो ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशल केसेस है ना। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, एक्यूज्ड पे होता है, ना कि स्टेट पे, ठीक है, ऐसे केसेस। और खास बात की इसलिए बेल लेना टफ होता है, क्योंकि बेल के लिए भी आपको कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी जो भी चीज़ें दिखे, प्राइमा फेसी क्या होता है, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस मतलब कि जो हुआ है वैसे दिखा। आप गए, आपने किसी के हाथ में चाकू देखा और सामने मर्डर हुआ है, तो फर्स्ट इंस्टेंस पे आपने क्या देखा कि शायद उसी ने मर्डर किया होगा, उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस, है ना, कि आपने देख लिया, मान लिया। अब हो सकता है वो पूरी स्टोरी बनी हो, कोई कैसे भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी प्राइमा फेसी के बेसिस पे सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं होती, इसीलिए ये कंट्रोवर्सी में भी रहता है काफ़ी सारी चीज़ें। दूसरी खास बात क्या है यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, कुछ भी हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या है, उनको एक मतलब एक फुल रिलीफ है दैट उनको चार्जशीट फाइल करने के लिए ना, जनरली क्या होता है क्रिमिनल केस में चार्जशीट जल्दी फाइल करनी होती है। चार्जशीट मतलब कि ये चार्जेस है, ये मतलब आपका जो भी आपने कन्फेशन किया है, कन्फेशन लिया है, वो सारा आपको सबमिट करना पड़ता है ना, जुडिशरी ये सब। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे चार्जशीट के लिए जल्दबाजी नहीं है, यहाँ पे 180 दिन आपने आज किसी को मतलब डिटेन करा, अरेस्ट करा, अरेस्ट करने के 180 दिन तक आप चार्जशीट फाइल ना भी करें, 6 मंथ अप्रॉक्स, तो चल पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम 180 दिन मिलते हैं आफ्टर द अरेस्ट, एंड ड्यूरेशन जो है 180 दिन की, उसको फर्दर एक्सटेंड भी करा जाता है अगर कोर्ट को वो नोटिफाई कर दें कि हमें और टाइम चाहिए, और कोर्ट अलाउ कर ले, तो इसको चार्जशीट फाइल करने की जो 180 दिन की मैक्सिमम जो डेडलाइन है उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करा जा सकता है। इसीलिए ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको अगर मेंस में आए तो इसके बारे में सारी चीज़ लिखनी आनी चाहिए, कैसे राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड वर्सेस आपका मैं बोलूँ कि इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, कैसे ये सारा कंट्रोवर्सी चलती है ना। अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन फाइल अ चार्जशीट इन मैक्सिमम 180 डेज, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अंडर यूएपीए द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द एक्यूज पर्सन, है ना, जिसके ऊपर केस हुआ है, जिसको डिटेन करा है, उसको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे को डिटेन मत करो, मैं तो इनोसेंट हूँ। विच अथॉरिटी कैन नोटिफाई एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, थ्रू गजट नोटिफिकेशन। अब ये बताया। नेक्स्ट इज ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताया 1944 में बनी है बाय द शिकागो कन्वेंशन, हेडक्वार्टर है इन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, बेसिक मैपिंग कनाडा, कहाँ पे है, कनाडा। खास बात क्या है, सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल अगर ऑर्गेनाइजेशन है ये। सिविल एविएशन मतलब कि देखो, सिविल एविएशन क्या होता है, सिविल मतलब कि नॉर्मल लोग जो इधर उधर जाते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फाइटर प्लेन्स या कुछ ऐसा, या कार्गो फ्री मतलब जो भी अगर मैं बात करूँ सामान ऐसा। सिविल मतलब कि जो लोग पैसेंजर एंड ऑल है ना, तो उसको लेके क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड UN यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, जिसका काम है कि ग्लोबल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं फॉर सेफ एयर नेविगेशन, है ना, एयर के थ्रू नेविगेट करना, है ना, बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो भी होते हैं, तो उसको ये एक तरह से क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ICAO इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ स्पेशलाइज्ड UN एजेंसी फॉर सिविल एविएशन स्टैंडर्ड्स, है ना। नेक्स्ट इज ICAO वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944 बाय शिकागो कन्वेंशन, है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल, है ना, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कोई पता नहीं होता। नेक्स्ट इज समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप देखो सिंपल सा क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स की अगर मैं बात करूँ, जो कोस्ट को पूरा प्रोटेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें, तो उनके पास एक नया मतलब वेसल कमीशन किया गया है बाय द डिफेंस मिनिस्टर, जिसमें 2 आने हैं, 2 में से एक आ चुका है, तो इसका नाम समुद्र प्रताप है। इसका काम क्या है, इसका काम है एक तरह से, ये एक तरह से क्या होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। जो ओशन में पॉल्यूशन होता है उसको लेके अगर मैं बात करूं तो इसमें सेंसर्स होंगे, मैकेनिज्म होगा, फायर फाइटिंग मैकेनिज्म होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिकली क्या है, एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है समुद्र प्रताप, विच इज कमीशन टू द लाइक इंडियन कोस्ट गार्ड्स, है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो
एन इंडियन कोस्ट गार्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, है ना। समुद्र प्रताप इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, खास बात क्या है इसकी काफ़ी सारी खास बातें हैं। पहली बात तो इसमें जो भी मटेरियल है वो 60 to 70% जो इंडिया का खुद का मटेरियल है, इंडिजीनियस, और ये इंडिया में ही बना है, तो खास बात है। इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी गोवा बेस्ड उसने बनाया है। नेक्स्ट खास बात क्या है, इट इज़ द इंडियन कोस्ट गार्ड के पास जो आज तक की सारी शिप्स हैं उनमें से लार्जेस्ट शिप है ना, लार्जेस्ट शिप ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड सो फार, है ना। नेक्स्ट इज मॉनरो डॉक्ट्रिन। अब देखो ध्यान से, आपको पता है रिसेंटली यूएसए ने वेनेजुएलन लीडर मदुरो को कैप्चर किया, है ना। और अभी इन्होंने क्या इसके लिए अपना रीज़न दिया है, उन्होंने रीज़न उठा के निकाला 1823 में एक डॉक्ट्रिन जो था एस्टेब्लिश हुआ था, मॉनरो डॉक्ट्रिन, यूएसए ने एस्टेब्लिश किया था, प्रोक्लेम करा था इन 1823, है ना। अगर मैं बात करूं इसमें क्या था कि ये एक तरह के यूएस की फॉरेन पॉलिसी का एक प्रिंसिपल था, जिसका एक ही मतलब था दैट जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वर्ल्ड का, ये ईस्टर्न है, यूरोप है, ये वेस्टर्न पैसिफिक के इस साइड जो यूएसए, चाहे नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, साउथ अमेरिका बात करूँ, ये पूरा पोर्शन जो है ग्लोबल, उसमें क्या है कि इट इज़ द एक्सक्लूसिव स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कि इस पे पूरा जो एक्सक्लूसिव इन्फ्लुएंस होगा वो यूनाइटेड स्टेट्स का होगा। और अगर इस पूरे रीजन में कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस होता है, लाइक मान लो चाइना आके कल को वेनेजुएला में आके, या यहाँ पे ब्राज़ील में आके, अर्जेंटीना में आके कुछ ऐसा मान लो अपना पोर्ट बनाना शुरू कर दे कुछ भी, और यूएसए को लगता है कि ये इंटरफेरेंस है, तो इट वुड बी ट्रीटेड एज अ हॉस्टाइल एक्ट अगेंस्ट द यूएस। मतलब एक तरह से यूएसए ने बोल दिया कि इस पूरे एरिया में साउथ अमेरिका को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जहाँ पे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, चाहे कहीं का भी, तो यूएसए उसको एज अ हॉस्टाइल एक्ट अगेंस्ट यूएस मान सकता है और उस पर एक्शन ले सकता है। तो मॉनरो डॉक्ट्रिन ये है, आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज सोल इन्फ्लुएंस स्फीयर ऑफ द यूएस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल्स, ये तो आपने काफ़ी बार पढ़ाई होगा, ये प्रीलिम्स में इतनी बार पूछा जा चुका है। इसमें कुछ नहीं है, ये एक तरह का इंडिकेटर स्पीशीज़ होती हैं। इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या होती है, एनवायरनमेंट। तो देखो इंडिकेटर स्पीशीज़ सिंपली वो स्पीशीज़ होती हैं जो इंडिकेट करती हैं वो जिस जगह पे रहती हैं उस इकोसिस्टम की हेल्थ को। मान लो जैसे ये आपका बीच एंड ओशन, अगर मैं बात करूँ वहाँ पे मेनली होते हैं, तो ये क्या है, अगर इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है, इसका मतलब बीच और ओशन की जो हेल्थ है वो अच्छी है, तो एक तरह से इनकी पॉपुलेशन इंडिकेट करती है कि उन जिस इकोसिस्टम में वो रहते हैं वहाँ की हेल्थ कैसी है, उस सिस्टम कैसा है, मतलब इन्वायरमेंटली उसकी हेल्थ कैसी है, वहाँ पे कितना इफेक्ट है सारी जो आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, या कोई भी ऐसी तरह की क्लाइमेट डिप्लीटिंग एक्टिविटी जो भी है ना इकोसिस्टम को जो हार्म करे। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स आर इंडिकेटर स्पीशीज़ जो इंडिकेट करती हैं इकोसिस्टम की हेल्थ, जिस इकोसिस्टम में वो होती हैं, खासकर ओशन एंड बीच, है ना। एंड दूसरी खास बात क्या है, इनमें एक अरीबाड़ा, अगर आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं ग्रुप नेस्टिंग। इनका क्या है, इनने जब अपने एग्स ले करने होते हैं फीमेल्स ने, तो ये ऐसा नहीं कि अकेले अकेले, ये बहुत लार्ज नंबर में बीचेस पे आती हैं और एक साथ अपना जो है नेस्टिंग करती हैं, है ना। तो इसलिए ये एक मतलब एक यूनिक इनका बिहेवियर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ऑलिव रिडले टर्टल्स आर नोन फॉर ग्रुप नेस्टिंग कॉल्ड द अरीबाड़ा, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी खास बात क्या है, इसका आईयूसीएन स्टेटस इज वल्नरेबल, इंडेंजर्ड नहीं है, वल्नरेबल है, लेकिन मतलब फिर भी ध्यान देने की नीड है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ, तो इंडिया में आपने पढ़ा ही होगा, उड़ीसा जो ईस्टर्न कोस्ट होती है, उत्कल कोस्ट जिसको बोलते हैं, उड़ीसा की कोस्ट को क्या बोलते हैं, उत्कल कोस्ट। ये सारा कोस्ट के नेम भी आपने पढ़े होंगे, मालाबार कोस्ट, है ना, कोरोमंडल, अगर मैं बात करूँ कोंकण कोस्ट, है ना, और अगर मैं बात करूँ आपका जैसे यहाँ से उत्कल कोस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा में यहाँ पे ये ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग, और क्वेश्चन ये आ सकता है कि सिर्फ क्या ये इंडिया में पाए जाते हैं, नहीं, ये आपने सुना भी होगा म्यांमार में कौन सी रिवर होती है, इरावली रिवर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके जो अलोंग द कोस्ट होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, है ना। आर कंसिडर द इंडिकेटर स्पीशीज रिफ्लेक्ट हेल्थ ऑफ द कोस्टल एंड ओशन इकोसिस्टम, IUCN conservation status is vulnerable. So that's all for the day. I hope you liked the video. If you liked the video, do like it, comment on it, share it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next lecture. Thank you once again.